नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारत अब अपने सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक एयर लॉन्च किए गए क्रूज प्रोग्राम्स का विस्तार करने वाला है। पाकिस्तान राफेल विमान को टक्कर देने और अपने F-16 पर पड़ते हुए दबाव को कम करने के लिए चाइना से J-10C खरीद रहा है। DRDO अब जल्द ही BMD फेज 2 इंटरसेप्टर AD-1 और AD-2 का परीक्षण करने जा रहा है। सेना की इंजीनियरिंग कॉर्प फॉरवर्ड एरिया में सशस्त्र बलों के लिए इन हार्डन सुविधाओं का विकास कर रहा है, जहां पर सेना के एमुनेशन रखे जाएंगे। इसरो ने 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का जो प्रोग्राम था लॉन्च करने का, उसे पोस्टपोन किया। दोस्तों, भारत अब अपने सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज प्रोग्राम्स और हाइपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज प्रोग्राम्स के लिए लगातार काम करेगा और इस पर काम करना जारी भी रखेगा। जैसे कि ब्रह्मोस, जो कि एक लैंड बेस्ड मैक 3 क्षमता वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे कि मॉडिफाइड सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया जा सकता है। और अब ब्रह्मोस के 4 अलग अलग एयर लॉन्च किए गए जो प्रोग्राम है, उनके विकास का मार्ग 2024 से और ज्यादा मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को जो आयातित एयर लॉन्च की गई जो क्रूज मिसाइलें हैं, उन पर निर्भर रहना कम हो जाएगा, क्योंकि ये काफी महंगी होती हैं और एक निश्चित प्लेटफॉर्म से बंधे होते हैं। यानी कि आपको अगर ये मिसाइलें लेनी है तो आपको उससे संबंधित प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइटर जेट और अन्य चीजें खरीदनी पड़ेंगी ही, तो ये बाध्यता हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हमारे अपने खुद के प्रोग्राम चलेंगे तो ये बाध्यता हमारी खत्म हो जाएगी। भारत ने अब एयर लॉन्च किए गए क्रूज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सबसोनिक, सुपरसोनिक और यहां तक कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का विकास किया जाएगा और इन्हें कई प्लेटफॉर्मों और अलग अलग विमानों के प्रति अनुकूलित किया जा सकेगा, जैसे कि फ्रांस, रशिया और भारत के जो फाइटर जेट है उनके साथ। और जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें आपको मालूम ही है कि HAL का कैट्स हंटर है। कैट्स हंटर एक PTAE-7 टर्बोजेट इंजन के द्वारा संचालित होगा, जो पहले से ही लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए उत्पादन के अधीन है और इसका इस्तेमाल कामिकेज सिस्टम के रूप में या फिर ड्रोन के रूप में भी किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस A के अलावा स्मॉलर ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन पहली लड़ाकू एयर लॉन्च की गई क्रूज मिसाइल होगी, जो कि मैक 3 की गति से उड़ान भरेगी और इसकी रेंज 400 किलोमीटर होगी और ये इतनी हल्की होगी कि इसे आसानी से अपनाया जा सकता है और इन्हें LCA तेजस सहित अलग अलग विमानों में लगाया जाएगा। ब्रह्मोस NG 2024 से परीक्षण के लिए तैयार होने की संभावना है। LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसके एयर लॉन्च वेरिएंट पर काम चल रहा है, जिसमें भारत के द्वारा विकसित की जा रही किसी भी अन्य क्रूज मिसाइल की तुलना में अधिक रेंज होगी, लेकिन इसमें सबसोनिक और सुपरसोनिक उड़ान व्यवस्था भी है और इसे टर्मिनल स्टेज में इंटरसेप्ट करना कठिन होगा। यही नहीं, इसके अलावा ALSCM यानी कि एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर भी काम चल रहा है और इस प्रोग्राम में काफी तेजी लाई गई है और पहली बार एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने की योजना के बारे में भारत सबको बता चुका है। भारत ने अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में कई तकनीकों का परीक्षण किया है, जो 2 अलग अलग हाइपरसोनिक क्रूज प्रोग्राम के विकास की ओर ले जाएंगे, जिन्हें 2026 से 27 के आसपास एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करना शामिल है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को अगले साल यानी कि अप्रैल 2022 तक सभी 36 राफेल जेट्स मिल जाएंगे और ऐसे में अब चाइना पाकिस्तान को अपना J-10C जो फाइटर जेट है उसे बेचने के लिए उसने मुहिम शुरू कर दी है, ताकि वो भारतीय राफेल को काउंटर कर सके। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इसे खरीदने के लिए काफी एक्टिव भी हो चुकी है। J-10C फाइटर जेट में चाइना का WS-10 इंजन लगा हुआ है और पाकिस्तान इसे इसलिए भी खरीदना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान के जो F-16 विमान हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास काफी कम चांस है कि वो इस्तेमाल किए गए F-16 विमान को किसी दूसरे देश से खरीदे और इसके लिए उसे सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उसे अमेरिका से अप्रूवल लेना होगा और ऐसा अमेरिका भी नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर J-10C लेना पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है। इसके अलावा उसकी ये जो F-16 है वो इस दशक के अंत तक रिटायर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर चाइना की स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी ये है कि भैया अपना कचड़ा, अपना भंगार पाकिस्तान को बेच दो और उनको ये डर दिखा दो कि भारत उन पर कभी भी अटैक कर सकता है। अब उसके पास राफेल वाफेल आ चुके हैं और ऐसे में तुम्हारा बचना मुश्किल है। एक डर चाइना पैदा कर देता है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान में तो हाई तौबा हो जाती है। ऐसे में J-10C फाइटर जेट पाकिस्तान को लेना मजबूरी तो हो ही जाएगा, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान परेशान है चाइना के इन उपकरणों से। चाइना ने जो जंग लगे हुए फाइटर जेट्स उसको दे रखे हैं, उससे इस पाकिस्तानियों को जो सबसे बड़ा सी कटा है वो आप सब जानते हैं। सी क्या होता है, सी कटा है वो सब जानते हैं। तो ऐसे में एक डर और एक हवा पैदा करके पाकिस्तान जरूर J-10C फाइटर जेट ले सकता है चाइना से। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भारत जल्द ही अपने नाविक के लिए आवश्यक अगली पीढ़ी के रिसीवर मॉड्यूल का डिजाइन, विकास और निर्माण करेगा।
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि टीडीपी, जो कि एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, उन्होंने एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है हैदराबाद स्थित मंजीरा डिजिटल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को, यानी कि एमडीएस को। बता दें कि एमडीएस एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और अनुसंधान और विकास कंपनी है जो रिसीवर मॉड्यूल के निर्माण के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए अगली पीढ़ी के कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को डिजाइन करने का लक्ष्य रखती है, जो कि नाविक ऐप के लिए काफी आवश्यक है। नाविक इसरो के द्वारा 7 सैटेलाइट्स के एक समूह के लिए विकसित किया गया एक एप्लीकेशन है जो एक साथ भारत और इसके आसपास 1500 किलोमीटर पर नेविगेशन सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, डीआरडीओ अगले कुछ हफ्तों में AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, जो कि BMD फेज 2 प्रोग्राम का हिस्सा है। AD-1 ट्रक और शिप बेस्ड मोबाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल है। AD-1 और AD-2 को लगभग 5000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए विकसित किया गया है और ये नई मिसाइलें यूएस के थर्ड मिसाइल के समान है। ये मिसाइलें हाइपरसोनिक गति से ट्रैवल करेंगी और लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोकने के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक की स्कैनिंग क्षमता वाले रडार का इस्तेमाल करेंगी। AD-1 1000 से 3000 किलोमीटर के साथ MRBM यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उन्हें रोकने के लिए है, जबकि AD-2 IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में सक्षम होगा, जो कि 3000 से 5000 किलोमीटर की रेंज होगी। दोस्तों, हाल ही में चाइना के द्वारा मिंग क्लास की टाइप 035 जो पनडुब्बी थी उसे म्यांमार पहुंचाया गया चीन के द्वारा। कहा तो ये जा रहा है कि गिफ्ट किया गया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इसे खरीदा गया है म्यांमार के द्वारा और इस पनडुब्बी को म्यांमार की नौसेना में भी शामिल कर लिया गया है। और इस दौरान म्यांमार का क्रूज सैन्य तानाशाह सीनियर जनरल मिंग आंग हिलिंग भी मौजूद था। और जब भारत ने म्यांमार को 1 किलो क्लास की पनडुब्बी गिफ्ट दी थी तो इस डील के बाद चाइना काफी भड़क गया था और उसने भारत के खिलाफ अपने सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम में भड़ास भी निकाली। बताया जा रहा है कि चीन निर्मित पनडुब्बी को दोहरे उद्देश्य यानी कि हमला करने और प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। म्यांमार की सेना इनको चाइना लगातार फाइटर जेट और नौसैनिक युद्धपोत मुहैया करा रहा है। म्यांमार की सेना को मिल रहे चीन के समर्थन का जनता जमकर विरोध कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन और म्यांमार के बीच पिछले साल इस सबमरीन को लेकर एक गुप्त समझौता हुआ था। इससे पहले म्यांमार ने चीन की उस शर्त को खारिज कर दिया था जिसमें उसने कहा था कि पनडुब्बी को चीनी इंजीनियर ही सबमरीन की मरम्मत करेंगे। हालांकि इस जो ताजा डील है इसमें म्यांमार ने ऐसा ही किया, पर यह अभी तक क्लियर नहीं है। एक्चुअली म्यांमार भी अब अपनी नौसेना क्षमता को बढ़ाना चाह रहा है और वो रूस से और भी ज्यादा क्षमता वाली किलो क्लास की सबमरीन खरीदना चाहता है और यही वजह है कि म्यांमार अब खुद से ही अपने जंगी जहाज बनाने लगा है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि म्यांमार के चीनी पनडुब्बी खरीदने से चीन के हिंद महासागर में अंडमान के रास्ते म्यांमार तक आवाजाही बढ़ जाएगी। इससे बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की टेंशन बढ़ सकती है। इस इलाके में पहले से ही चीन अपने जासूसी जहाज भेजता आया है, यानी कि सिनेरियो पूरी तरीके से भारत के इस पड़ोस का खराब हो चुका है और म्यांमार के साथ भारत का कलादान प्रोजेक्ट भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। ऐसे में वो भी खतरे में आ सकता है और भारत उसको आइसोलेट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फायदे म्यांमार के साथ जुड़े हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक जो अल्टरनेट रास्ता भारत ने खोजा है वो कलादान प्रोजेक्ट है। ऐसे में कहीं उसमें गड़बड़ी ना आ जाए और कुछ वो ना बाधित हो जाए, क्योंकि उस पर भारत का पैसा लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझी जा सकती है, लेकिन चाइना के दखल को नज़रअंदाज भारत को नहीं करना चाहिए। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स को आधुनिक उपकरण मिलने शुरू हो गए हैं, जिसमें कि वो टनल्स बनाएंगी और इनके अंदर एमुनेशन को स्टोर किया जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी के होंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर हार्डर फैसिलिटी को फॉरवर्ड एरिया में भी बनाया जा रहा है, ताकि भारत अपनी क्षमताओं को इन फॉरवर्ड एरिया में बढ़ा सके। इसरो ने अब अपने 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना को रद्द कर दिया है, जिन्हें कि 3rd और 4th क्वार्टर 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इन्हें 2022 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।